So hey guys, welcome to Dot Guide, where future entrepreneurs comes to gain inspiration. If you are not subscribed yet, you are missing. So subscribe now and hit the bell button. शुरू करने से पहले बुक का एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को एज अ यंग एज बॉय दिखाया गया है, जिसके एक पिता हैं जो कि सैलरीड पर्सन है और एक दूसरे पिता हैं जो कि उसके दोस्त के पिता हैं जो कि एक रिच बिजनेसमैन है। ऑथर के इन दोनों पिताओं की थिंकिंग में जो डिफरेंस है उसको जाहिर करना इस बुक का उद्देश्य है। एक तरफ ऑथर के पूर्व पिता जो कि उनके खुद के पिता हैं वो बोलते हैं कि लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, और दूसरी तरफ उनके रिच पिता हैं जो कि बोलते हैं कि पैसा ना होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोनों की थिंकिंग में काफी डिफरेंस है। इस बुक की सबसे पहली सीख हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस से काम करना चाहिए, उसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बोलता है कि आई कांट अफोर्ड इट, तो उसको उसे ऐसे बोलना चाहिए आई कैन अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, दैट इज द ग्रेट क्वेश्चन। तो इस तरीके से कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जब हम सोच लेते हैं तो हम पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि हमारी पॉजिटिव सोच उस चीज के होने के रास्ते खोजती है। बुक की दूसरी सीख हमें लाइफ में रिस्क लेने के लिए प्रेरित करती है। ऑथर खुद बोलते हैं जैसे जैसे आप जीवन में रिस्क लेना सीखते हैं वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनते जाते हैं। इसमें ऑथर अपने एक एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने 18,000 की इन्वेस्टमेंट से एक प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट को उन्होंने बाद में एज अ रेंट बेसिस पे $25 पर मंथ मिलने लगा। ऑथर खुद बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट ने इन्हें और भी स्मार्टर बना दिया और लाइफ में आगे चल के उनकी इसी स्मार्टनेस ने उन्हें काफी सारा फॉर्च्यून दिया। अगली सीख हमें एक अर्ली एज में ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गेन करने के लिए प्रेरित करती है। किसी महान व्यक्ति ने सही ही कहा है, इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। ऑथर एक सोशल फैक्ट को भी हाईलाइट करता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें फाइनेंसेस की नॉलेज नहीं देता, हमें मनी की नॉलेज नहीं देता। तो ऐसे में हमें खुद से सीखना होगा ताकि हम ग्रो कर सकें, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करके ग्रो कर सकें और कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लेशन को ओवरकम कर सकें। अगली सीख में ऑथर हमें कहते हैं कि इट्स मोर अबाउट सेविंग रेदर देन अर्निंग, और यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप 100 माले की बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन लोग गलती यही करते हैं, वे एक बहुत बड़ी वेल्थ की फाउंडेशन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक ऐसी फाउंडेशन पे जो हट के बराबर है, और ऐसी फाउंडेशन पे जब एक वेल्थ की बिल्डिंग बनेगी तो वो डेफिनेट सी बात है आगे चल के कोलैप्स करेगी ही। इसीलिए अगर हम वेल्थ की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं अपने लिए तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ही हमें मनी को सेव करना सिखाएगी, हमें मनी को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना सिखाएगी। अगली सीख ये बुक हमें देती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। लुक अराउंड यू, आप ये पाओगे कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना पूरी मेहनत एक व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये बुक कहती है कि एक व्यक्ति को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, रेदर देन डूइंग अदर्स वर्क, फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तभी मिलेगा जब आप मनी से मनी बनाना सीखोगे, और मनी से मनी बनाना सीखना ये आपको तभी आएगा जब आप अपने काम पे फोकस करोगे। नेक्स्ट सीख ये बुक हमें देती है कि एक व्यक्ति को चाहिए कि उसे सारे के सारे टैक्सेस का नॉलेज हो, और टैक्सेस का नॉलेज व्यक्ति में तब ही आएगा जब व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट होगा, अदरवाइज व्यक्ति को कंटिन्यूसली बहुत सारा टैक्स पे करना होगा। ये रिच व्यक्तियों की फाइनेंशियल लिटरेसी ही है कि वो हमेशा कोऑपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर वे कोऑपरेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे में उन्हें बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल आईक्यू होना चाहिए इन डिफरेंट एरियाज, जैसे कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट फोर्सेस और लॉ सूट्स में।
अगली सीख ये बुक हमें ये देती है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज ये हमारे सामने क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। एक बार आपने फाइनेंशियल नॉलेज लेके ये समझ लिया कि क्या एसेट्स होते हैं, क्या लायबिलिटीज होते हैं, तब हमें यह जरूरत है कि हम बैठ के आइडेंटिफाई करें कि हम जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां एक एसेट बनेगी कि लायबिलिटीज बनेगी, और अगर वो लायबिलिटी बनती है तो हमें उसे खरीदने से, वहां इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इसका एक निवारण अपना ईयरली बजट मेंटेन करना हो सकता है, क्योंकि बजट ही हमें बताएगा कि कहां पे पैसा लगाने से हमें फायदा हुआ है और कहां नुकसान। जिस तरीके से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा पता होना चाहिए, उसी तरीके से हमें गुड और बैड डेब्ट्स का भी पता होना चाहिए। अगर हम किसी से पैसे बोरो करते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो गुड डेब्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वो आगे चल के हमें प्रॉफिटेबिलिटी देगा। जबकि जब हम क्रेडिट कार्ड से अपनी लग्जरी की चीजें खरीदते हैं तो वो एक बैड डेब्ट होता है, क्योंकि इससे अपनों को आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन चीजों की तो वैल्यू आगे चल के घटेगी। इसी बात के कंटेक्स्ट में बुक में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें रिच और मिडिल क्लास का कैश फ्लो समझाया गया है। मिडिल क्लास में सैलरीड पर्सन हमेशा अपने बिल्स को पे करने पे फोकस करता है, जबकि रिच एसेट्स पे फोकस करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बुक की ये रही है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन सैलरीड पर्सन यही गलती करता है। वो अपनी पेमेंट को पूरे के पूरे सबसे पहले बिल पे करने में लगा देता है और अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, इसीलिए वो ग्रो नहीं करता और अपनी 90% सैलरी को शुरुआत में ही खो देता है। इसी जगह अगर रिच होता है तो वो सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करता है। वह समझता है कि अगर वह अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके फ्यूचर में हाई प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार वह अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है, फिर उसके बाद वह रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी पे इन्वेस्ट करता है ताकि इन्हें यह एसेट्स बना सके। बुक की अगली सीख हमें सिखाती है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे सेविंग डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन के कारण महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आप जो सेव कर रहे हैं उसकी वैल्यू घटेगी। तो अगर हमें इन्फ्लेशन से कोप अप करना है तो हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए ऑथर ने इन्वेस्टिंग और सेविंग को अलग अलग बताया हुआ है। ऑथर के अनुसार सेविंग वीकन्स द परचेजिंग पावर, जबकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। अगली सीख में ऑथर के रिच डैड ऑथर से कहते हैं कि एक रिच व्यक्ति वो है जिसके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति रियल एस्टेट से भी कमा रहा है, स्टॉक मार्केट से भी, और यहाँ के क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट, चारों तरफ से पैसा कमा रहा है। ऐसे व्यक्ति को ही ऑथर ने मल्टीपर्न्योर डिफाइन किया हुआ है। अगली सीख में ऑथर कहता है कि वन शुड ऑलवेज सराउंड विद द पीपल्स स्मार्टर देन हिम, और इसी के कंटेक्स्ट में एक ग्रेट सेइंग है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, अगर आप एक रूम में स्मार्टेस्ट हैं तो आप गलत कमरे में हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्टेस्ट लोगों के साथ में रहना चाहिए, तभी हम नई चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई चीजें सीख पाएंगे। अगली सीख में ऑथर बोलता है कि ये मैटर करता है कि आपने अपनी लाइफ में कितनी लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ी हुई हैं। एक ग्रेट सेइंग है, अगर आप बहुत सारी बुक पढ़ते हो तो आप उन बुक्स का कम से कम 5% बन जाते हो। लेकिन फिर ऑथर यह भी कहता है कि आप वह बन जाते हो जो आप पढ़ते हो, इसलिए आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप सही पढ़ रहे हो। अगली सीख में ऑथर के रिच डैड ऑथर से कहते हैं कि गरीब व्यक्ति कभी भी लर्निंग की कोशिश नहीं करता, वह तो हमेशा ही अर्निंग पे फोकस करता है। अगर गरीब व्यक्ति लर्निंग की कोशिश करे तो वो काफी कुछ पा सकता है एज कंपेयर टू फोकसिंग ऑन अर्निंग। अगली सीख में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वन हैज टू कंट्रोल हिज हर इमोशंस, The situation only gets worse for you when you are not able to control your emotions। और इसी के कंटेक्स्ट में ऑथर हमें 5 ऐसी ट्रेट्स बताता है ह्यूमंस की जो कि ह्यूमंस को रिच बनने से रोकती हैं। लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंसी, साइनिसिज्म, फियर, ये सभी वो हैबिट्स हैं और इन सब को ओवरकम कर लेना
That makes a difference in human. And that difference makes you rich.